तो नेटवर्क के ऊपर कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। मतलब ये सिंपल नेटवर्क फिल्टर ट्रांसमिशन लाइन का मतलब नेटवर्क ही है फिलहाल तो, शुरू के कुछ टॉपिक्स। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिखा है नेटवर्क थ्योरम। तो पहला ही क्वेश्चन है कि फॉर नेटवर्क थेवेनिन इक्विवेलेंट इज गिवन इज थेवेनिन इक्विवेलेंट हमको वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू दी है। नेटवर्क इज शंटेड बाई अनदर 50 ओम। तो ये तो वीटीएच आरटीएच था, इसमें 50 ओम और हमने लगा दिया। ओके, ये वाला 50 ओम हमने अलग से लगाया है, ये वाला, ये हमारे वीटीएच आरटीएच थे पहले ही। व्हाट इज ए न्यू थेवेनिन इक्विवेलेंट? तो न्यू थेवेनिन इक्विवेलेंट हमको बताना है। तो जब हम आरटीएच को निकालेंगे, मान लो ये एक पूरा सर्किट है, यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये एक पूरा सर्किट है। अब ये मान लो हमें ये नहीं पता ये वीटीएच आरटीएच कुछ भी है, तो आरटीएच को निकालने का क्या प्रोसेस है? आप वीटीएच या वोल्टेज जो है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो और फिर आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लो। तो ये हमारा 25 ओम आ गया आरटीएच। तो न्यू आरटीएच है 25 ओम, तो फिर वीटीएच भी न्यू होगा। तो वीटीएच न्यू निकालने के लिए वीटीएच भी हमारा दोनों जो क्योंकि सीरीज में है तो वीटीएच क्या हो जाएगा, इन दोनों में आधा आधा चला जाएगा। ओके, तो इस वजह से 10 वोल्ट को भी 2 उसमें डिवाइड करेंगे तो वीटीएच अब जो होगा तो 50/50 + 50 × 10। तो एक रेजिस्टेंस में कितना होगा वो निकालना। 5 वोल्ट आ गया हमारा, तो 5 वोल्ट न्यू आ गया और 25 आधा आधा हो गया। तो 5 और 25 हमारा आ गया, तो ये जो 525 है ये आंसर हो जाएगा। तो वीटीएच आरटीएच आधा आधा हो जाएगा। अगर हमने जो आरटीएच था उसी के बराबर वैल्यू का एक हमने अगर लगा दिया रेजिस्टेंस तो ओके। उसके बाद बात करी जाती है क्वेश्चन नंबर, इसमें इजी क्वेश्चन, सुपरपोजिशन थ्योरम कांट बी अप्लाई टू सर्किट विच कंटेन। सुपरपोजिशन थ्योरम हम कहाँ नहीं लगा सकते? जहाँ पे नॉन लीनियर एलिमेंट आता है। तो ज़्यादातर जो नेटवर्क की थ्योरम है नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए वो काम नहीं आती, बाकी लीनियर पे, कैपेसिटर पे डिपेंडेंस हर जगह लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज डैश एंड अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर इज डैश। तो मैक्सिमम द कंडीशन पूछ रहा है, तो कंडीशन तो ईजी सी है कि आरएल आरटीएच के इक्वल होना चाहिए, तो ये डी ऑप्शन। तो यहाँ पे ए और सी तो हो गए गलत। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम कब होगा? जब V²/4 RTH, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो V²/4 R करके एक क्वेश्चन दिखा था हमने, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल दिखा था उसमें। तो जब ये कंडीशन होगी तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लगा सकते हैं और उसको उसकी वैल्यू भी ये दे देगा। ओके, उसके बाद फोर्थ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट बाई नॉर्टन अबाउट नॉर्टन थ्योरम के बारे में क्या सही है? द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स इज द शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क। तो ये सही है कि करंट सोर्स की वैल्यू शॉर्ट सर्किट करंट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल भी करते हैं ISC और RN, जो वहाँ पे VTH होता था और थेवेनिन में और RTH होता था, उसको हम यहाँ लिखते हैं ISC और RN। दूसरा, रेजिस्टेंस इज द ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क विद ऑल एनर्जी सोर्सेज रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो यही चीज़ है कि सारे के सारे जो एनर्जी सोर्सेज है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, तब आप जो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो वो आपका RN या RTH होता है। देखो, एक वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, इस वजह से हम उसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या है? इसमें करंट को फ्लो होने दिया जा रहा है। इसको अगर हम टेक्निकली बोलें तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0 है, इसका रेजिस्टेंस 0 ओम, एक शॉर्ट सर्किट का। अगर एक करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब कि इतना रेजिस्टेंस है कि करंट आगे जा ही नहीं सकती, मतलब इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है कि ये रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस measured between the terminals of the network with all the energy sources are replaced by their internal resistances। तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं और करंट को ओपन सर्किट क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे यही आ गया कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिफ्थ की बात करते हैं, व्हेन अ सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर ओके टू द लोड द एफिशिएंसी इज। तो एफिशिएंसी उस समय पे कितनी होगी? तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, 50% ही एफिशिएंसी होगी। जब मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है तब भी एफिशिएंसी हमारी 50% ही पहुंच पाती है। ओके, इसको याद कर लेंगे, सॉल्व तो कर ही सकते हैं बट ठीक है अभी याद कर लेते हैं सीधे से। ये नॉर्टन थ्योरम हो गया, इससे भी कोई मतलब नहीं। अब आते हैं इंटेलिजेंस थ्योरम पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस थ्योरम, कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है हमारा कि इन अ गिवन नेटवर्क एल्जेब्राइक सम ऑफ द पावर्स डिलीवर्ड बाय ऑल द सोर्सेज इज इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ द पावर्स एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द एलिमेंट। तो जो पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब्ड का कॉन्सेप्ट लगता है तो वो इंटेलिजेंस थ्योरम के अंदर आता है कि आपने जितनी पावर डिलीवर करी वो हमेशा जितनी पावर एब्जॉर्ब हुई पूरे सर्किट के अंदर उसके इक्वल ही होगा। तो ये इंटेलिजेंस थ्योरम का हो गया स्टेटमेंट। या फिर बोले तो समेशन ये जो पावर है ये इक्वल टू 0 होगा। हर किसी जो टोटल पावर कर दो, सारी की सारी एब्जॉर्ब, सारी की सारी डिलीवर्ड, सबको जोड़ दो, क्योंकि आधी पॉजिटिव होंगी आधी नेगेटिव, तो जोड़ के 0 ही वैल्यू हमको मिलेगी।
उसके बाद बात करते हैं 7th पे कि व्हेन विल बी अ पावर सोर्स डिलीवर मैक्सिमम आउटपुट, कि एक पावर सोर्स मैक्सिमम आउटपुट हमें कब देगा। तो ये वही पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसी की स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि व्हेन द इम्पिडेंस ऑफ द लोड इज इक्वल टू द इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स, RL इक्वल टू RS या RL इक्वल टू RTH, जब ये होगा तभी हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो ये बताना था। उसके बाद बात करते हैं कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है RTH और VTH। VTH को इन्होंने यहाँ पे ETH लिखा है, तो RTH और ETH का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और नॉर्टन में हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। देखो ये कॉम्बिनेशन है, ये RTH सीरीज में और लोड भी इसी के सीरीज में। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले इसकी देख लेते हैं 9th की। इन द अबव सर्किट द करंट I1 एंड I2 आर, करंट हमसे पूछी है, ये 9 एम्पेयर करंट जा रही है और I1 और I2 जा रही है। तो यहाँ पे सीधा सा है कि सम तो हमारा 9 ही होना चाहिए, तो चारों ऑप्शन में ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ इसको देख के तो बता नहीं सकते, बट करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि आपका जो करंट होती है वो अपोजिट डिवाइड होती है, मतलब 3 ओम में 6 ओम से अपोजिटली डिवाइड होगी। मतलब अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस 2 हिस्सों में बढ़ रहा है, तो करंट भी 2 हिस्सों में बढ़ेगी, बट उल्टा, यहाँ पे 6 एम्पेयर करंट जाएगी, यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट जाएगी। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, अगर आपको 3 ओम वाले में निकालना है तो आप क्या करो, टोटल करंट लिखो और अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लिखो, और आप फिर क्या करो, टोटल से डिवाइड करो, तो 6 + 3, ठीक है। ये किसके अंदर निकाल रहा हूँ, 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर, I 3 ओम के अंदर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब 3 ओम के अंदर निकालते हैं तो अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को हमें लिखना पड़ता है। तो जब ये लिखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो केवल 6 एम्पेयर आ जाएगी। इसी तरीके से जब 6 ओम में निकालेंगे तो इसी 6 की जगह 3 लिखेंगे तो 3 एम्पेयर आ जाएगी। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ईजी क्वेश्चन था ये तो काफ़ी। उसके बाद बात करते हैं 10th की, स्विच इज कनेक्टेड बिटवीन अ 12 वोल्ट बैटरी एंड एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 1 किलो ओम। तो एक स्विच हमने कनेक्ट किया इनके बीच में 1 किलो ओम रेजिस्टर। एट द टाइम इंस्टेंट व्हेन द स्विच इज क्लोज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो उस टाइम इंस्टेंट पे जब स्विच क्लोज है तो वोल्टेज क्या होगा हमारा। तो देखो एकदम से स्विच क्लोज किया, यहाँ पे कंडीशन क्या लग रही है इंपॉर्टेंट, कि कैपेसिटर अपोजेज सडन वोल्टेज चेंज। तो कैपेसिटर जो होता है वो सडन वोल्टेज चेंज को अपोज करता है। तो इस समय जब स्विच बंद करेंगे, देखो पहले तो कोई वोल्टेज है ही नहीं क्योंकि स्विच हमारा ओपन है, जब तुरंत बंद करेंगे तो वहाँ पे 0 वोल्ट ही रहेगा। तो क्योंकि कैपेसिटर एकदम से वोल्टेज चेंज को हमारा अपोज करता है, ठीक है, उसको फेवर नहीं करता। हाँ यहाँ पे इंडक्टर लगा होता तो इस क्वेश्चन में कंडीशन कुछ और होती। ये ISRO का क्वेश्चन है 2014 का। उसके बाद बात करते हैं इसकी, यहाँ पे कह रहा है भाई कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रजिस्टर एज एन फिगर, ठीक है। इसमें हमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है। तो वोल्टेज ड्रॉप 3 हिस्सों में बटेगा। तो ये 200 वोल्ट है, हमारा 3 हिस्सों में बटेगा। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो वोल्टेज डिवीजन रूल से, एक इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप पहले टोटल ओम रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर आप करंट निकाल लो। तो देखो 14.5 और 26.5 क्या बनाएगा हमारा 41 बनाएगा। ये 14 और 26 40 और 41 और 60 हमारा 81 बना रहा है। तो ये 41 और 60 81 नहीं, ये हमारा 101 ओम बना रहा है। तो इस 101 ओम से हम क्या निकालेंगे, करंट। देखो 200 वोल्टेज था और 10 ओम, तो 1.98 एम्पेयर करंट आ गई। अब हमें इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। इसमें करंट 1.98 एम्पेयर जा रही है, तो इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, I × R। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29 वोल्ट। तो इतना ये सब जो सॉल्यूशन में लिखा है, इतने सब की जरूरत नहीं है, सीधे से आंसर मतलब इस मेथड से निकाल लेंगे 29 वोल्ट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कि इन द गिवन सर्किट R1 इज ग्रेटर देन R2। ये 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, उनका रिलेशन भी दिया है। पावर डिसिपेशन हमसे पूछिए कि किस में ज़्यादा होगी। तो पावर डिसिपेशन जिसमें करंट ज़्यादा जाएगी उसमें हमारी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी, वो क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। जब वोल्टेज सेम है तो पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, I² R लगाएंगे। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² आ गई। अब देखो मैंने करंट डिवीजन रूल में बताया है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी, अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को लेते हैं। तो R1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो R1 में करंट कम जा रही है, ओके, और कम जा रही है तो इसमें हमारा पावर भी कम होगी। इस वजह से पावर हमारा P2 में ज़्यादा होगी P1 से। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि पावर इज़ ग्रेटर देन इन R2, मतलब P2 वाली पावर है ना। तो R2 छोटा है, मतलब R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी है बट उसमें पावर ज़्यादा होगी। तो सीधा सा ये कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ भी नहीं। और आप अगर ये फॉर्मूला भी लगाओ V²/R, तो यहाँ से भी लिख सकते हो कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। बट इसको प्रेफरेबल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो गया है। तो इस वजह से हम यहाँ पे पावर का ये फॉर्मूला लगाएंगे P = I²R। नेक्स्ट चलते हैं
13 पे चलते हैं पहले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इन द सर्किट शोन इन फिगर पावर डिसिपेटेड इन द 50 ओम रजिस्टर इज, पावर डिसिपेटेड की बात कर रहा है 50 ओम रजिस्टर ये वाला। तो पावर डिसिपेटेड का सीधा सा मतलब है अब इसके थ्रू अगर हमने आई निकाल लिया तो हम पावर भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 8 एम्पेयर है जो यहाँ से यहाँ जा रही है, और 10 एम्पेयर है जो इधर से इधर जा रही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 वोल्टेज लिखने हैं, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। और जो अगर इसके बीच में हम निकाल लेंगे करंट कि कितनी जा रही है, फ्लो कर रही है, जो कि 0 एम्पेयर है, तो हम सीधे से बता सकते हैं कि फिर ये तो 8 एम्पेयर वो इसी में पूरी की पूरी चली जाएगी। मतलब हमें ये निकालना जरूरी है 100 ओम से कितनी हमारी करंट जा रही है। तो पहले तो 8 एम्पेयर जो है वो हमारा I और I2 में डिवाइड हो रही है, मतलब ये जो 8 एम्पेयर है वो 2 में डिवाइड हो रही है। तो I हमारा इस तरीके से लिखेंगे V1/50 जो कि करंट है, और दूसरा हमारा V1 माइनस V2/100। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे 10 ये 3V1 माइनस V2 800, पहला रिलेशन निकला, एक रिलेशन। इसी तरीके से अब इस 10 एम्पेयर में लगाएंगे, ये 10 एम्पेयर एक तो इसमें जा रही है I1 और एक इसमें I2 या माइनस I2 जा रही है। तो 10 इज I1 माइनस I2, फिर ये V2/40 माइनस ये V1 माइनस V2/100, ये बीच में माइनस होगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा रिलेशन ये आएगा -2V2 प्लस 7V2। इन दोनों को यूज कर लेंगे, ये एक इसमें V1 होगा, ये V1 होगा। ओके, गलत लिख गया है। तो जब इन दोनों के 2 रिलेशन निकाले हमने, एक इतने उससे और एक इतने उससे। अब ये जो करंट है 8 एम्पेयर वो 2 में जा रही थी, I में और I2 में, और ये भी सेम I1 और I2 में जा रही है। तो ये हमने निकाला, अब इसकी मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम डिफरेंट वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो यहाँ से V1 की ये वैल्यू आई, और V1 निकालते ही हमें I1 भी पता चल जाएगा, ये I पता चल जाएगा। V1 मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज, ये जो ये वाला पॉइंट है, देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है जो रेड से मैं कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वही पूरा वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अराउंड होगा। तो इस रेजिस्टेंस के अराउंड वोल्टेज पता चलते ही हमें करंट भी पता चल जाएगी, और फिर हम पावर निकालेंगे। तो पावर हमारा 8 जो करंट है I2R 8² × 50, तो 3.2 किलोवाट आ गई पावर। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये यहाँ पे क्या कह रहा है, मैक्सिमम पावर डेट है 12 वोल्ट डीसी सोर्स विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम कैन सप्लाई टू अ रेजिस्टिव लोड। तो मैक्सिमम पावर कितनी कर सकता है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लगानी है कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है वही हमारा रेजिस्टिव लोड का भी होगा 2 ओम। ओके, जो इंटरनल का है वही हमारा उसका भी होगा। तो 2 ओम होगा, तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होती है, V²/4 RTH। तो बस यही लगाया हमने, 12² / 2 × 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि पावर देगा हमें 18 वाट। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, 18 वाट आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स इन द बिलो सर्किट इज, वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट हमारी जा रही है वो हमको बतानी है। देखो इससे करंट निकलेगी, तो वो करंट एक तो इसमें 0.25 जा रही है और एक इसमें जा रही है, इन दोनों में फ्लो कर रही है करंट। मतलब जो इससे निकलेगी वही इन दोनों में जाएगी, एक तो 0.25 है। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेंगे। अगर एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में गिवन है तो वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 4 × 0.25 मतलब 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट आ गया और ये 4 ओम आ गया। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 वोल्ट और 1 वोल्ट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो सॉरी, यहाँ पे क्या है ना कि ये इन्होंने गलत बनाया है, ये क्योंकि करंट नीचे जा रही है, तो जब इसको बनाएंगे तो इसका पॉजिटिव यहाँ और ये सॉरी नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव वोल्टेज नीचे को शो करेंगे, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी को दिखाते हैं। तो ये फाइनल आया। अब इससे अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज, तो इसकी वजह से 4 वोल्ट हो गया और 4 एम्पेयर है, तो 4 ओम का रजिस्टेंस है, तो टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट, टोटल रजिस्टेंस 4 ओम। तो 1 एम्पेयर का हमारा टोटल आ गया हमारा रजिस्टेंस, सॉरी करंट। ओके, 1 एम्पेयर की, तो ये 1 एम्पेयर हो गया। मतलब मेन यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था कि वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में है करंट रेजिस्टेंस के, तो वो करंट और उसमें बदल जाता है। मतलब ये चीज़ है, अगर एक वोल्टेज सोर्स है ये है और ये सीरीज में है, तो आप इसको बदल सकते हो आप करंट में और एक पैरेलल रेजिस्टेंस में, और यही इंटरचेंजेबल है। अगर एक पैरेलल रेजिस्टेंस और एक करंट सोर्स है ये, तो फिर एक वो सीरीज में वोल्टेज सोर्स सीरीज में ही रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है, इंटरचेंजेबल है। उसके बाद बात करेंगे 19 की, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंस है, जैसे हमने देखा है आसानी से कि अगर जैसे 8 और 8 को पैरेलल में जोड़ दिया तो कंबाइंड रेजिस्टेंस सीधे से दे देगा 4, उनका आधा। यही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है। तो आंसर हमारा 1/2 द रेजिस्टेंस ऑफ द वन रजिस्टर। तो यहाँ पे बोल रहा है 16 में कि आर एंड सी जो है वो पैरेलल में है क्रॉस अ साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट हमारा। इफ द करंट्स थ्रू द सोर्स एंड द कैपेसिटर, ठीक है, सोर्स और कैपेसिटर से 4 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर करंट जा रही है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, तो हमको आर बताना है। तो ये यहाँ पे बात है कि जो सोर्स करंट है वो 5 एम्पेयर है और इससे 4 एम्पेयर जा रही है, मतलब इसके थ्रू कितनी जा रही है, 1 एम्पेयर करंट जा रही है। बट यहाँ पे क्योंकि बात इसकी है साइनसॉइडल वोल्टेज की, एसी सोर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम करंट को ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे ये रिलेशन लगेगा आई एस स्क्वायर, जो सोर्स करंट है उसका स्क्वायर इक्वल टू जो ये करंट है और जो ये करंट है इन दोनों का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। ये चीज़ यहाँ पे लगेगी। तो इससे आई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो आया 9, तो आई आर हमारी 3 एम्पेयर आ गई। तो फाइनली ये जो करंट है वो 3 एम्पेयर है, जबकि इसमें 5 एम्पेयर थी और यहाँ पे 4 एम्पेयर जा रही थी। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, बट क्योंकि ये एसी सोर्स है, यहाँ पे एसी सोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप इनका स्क्वायर करके सेटिस्फाई कराओ। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट जा रही है। अब 3 एम्पेयर जा रही है, वोल्टेज हमारा 240 वोल्ट है, तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ गया 80 ओम। तो 80 ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस रेजिस्टेंस। उसके बाद बात करेंगे 20 की, व्हेन 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज दे हैव, जब 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो उनके अंदर सेम करंट होगी, बस इतना सा था और कुछ भी नहीं था, ठीक है, सेम करंट पासिंग थ्रू देम। इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद बात इधर करते हैं कि फॉर डबलिंग द करंट इन अ सर्किट ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी। एक सर्किट में अगर हमारा करंट को डबल करना है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, तो फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर डबल करना है करंट को तो वोल्टेज को भी हमें डबल ही करना पड़ेगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं 18 की, कि 100 ओम रजिस्टर इज टू बी यूज्ड टू कैरी अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, इट्स पावर रेटिंग शुड बी। तो पावर रेटिंग के लिए I की वैल्यू दी है और R दी है, तो I स्क्वायर R लगा देंगे तो सीधे से आंसर आ जाएगा 25 वाट। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि सर्टेन सीरीज करंट फ्लोज थ्रू 100 ओम एंड 270 ओम एंड 330 ओम रजिस्टर्स इन सीरीज। 3 रजिस्टर हैं ये, ठीक है, ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है, एक करंट इनसे फ्लो करनी है। इफ द 270 ओम रजिस्टर इज रिमूव्ड द करंट विल बी, अगर एक रजिस्टर को हमने हटा दिया तो करंट हमारी कितनी होगी। तो पहले करंट निकालते हैं, तो ये है, ठीक है, ये तीनों का सम दे देगा 600 ओम। तो करंट कितनी है, वोल्टेज अपॉन 600 जो पहले है। उसके बाद की बात करते हैं, अगर एक को हटा दिया तो हमारा ये आ जाएगा वोल्टेज अपॉन अब कितना रेजिस्टेंस है इन दोनों का, 430, तो करंट आ गई V अपॉन 430। तो हमारा जो करंट है, हमें ये वैल्यू नहीं देनी थी, हमें बताना था बढ़ेगा घटेगा ये बताना था। तो देखो जो पहले वैल्यू है V अपॉन, ये वैल्यू है दोनों, एक है V अपॉन 600 और एक है V अपॉन 430। अब क्योंकि ये वैल्यू कम हो गई डिनोमिनेटर में, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारी बड़ी है इससे, ओके, इससे बड़ी है, तो मतलब जो करंट है वो बढ़ जाएगी, तो करंट विल इंक्रीज। तो बस ये चीज़ बतानी थी, इंक्रीज डिक्रीज। और हटा देने का मतलब है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं हम, ओके, ओपन सर्किट नहीं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है मेन। इस वजह से आंसर हमारा 0 नहीं आएगा, हमारा इंक्रीज वैल्यू आएगी करंट की। उसके बाद बात करते हैं कि द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस बेस्ड ऑन, तो नोडल मेथड जो होता है, तो नोडल लगता है जब KCL लगता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ओके। ये तो छोटी छोटी चीज़ें कि मैश लगेगा तो KVL लगेगा और ओम्स लॉ साथ में लगेगा दोनों में ही, तो KCL एंड ओम्स लॉ नोडल मेथड के लिए। फिर सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करते हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी पे बेस्ड होता है, होमोजेनिटी लीनियरिटी इस सब पे बेस्ड होता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम, ओके। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं कि एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स इन अ मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू 0। अगर सारी की सारी करंट्स का सम कर दोगे किसी भी जंक्शन पे तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव करंट होगी कुछ नेगेटिव करंट होगी, इस वजह से। फिर हमारा आता है सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, तो बोथ वोल्टेज एंड करंट हमारे फॉर बोथ वोल्टेज एंड करंट के लिए एप्लीकेबल होती है सुपरपोजिशन थ्योरम सोर्सेज के लिए, ओके। तो केवल वोल्टेज और केवल करंट ऐसा नहीं है, और पावर के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो करंट एंड वोल्टेज सोर्सेज के लिए हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम को एप्लीकेबल करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, टोटल पावर इन द सीरीज सर्किट इज 10 वाट, देयर आर 5 इक्वल वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स इन द सर्किट, हाउ मच पावर डज ईच रजिस्टर डिसिपेट। अगर यहाँ पे इक्वल वैल्यू के रजिस्टर है तो सीधे से हम टोटल पावर इतनी है, तो क्योंकि उनकी वैल्यू ही इक्वल है सारी रजिस्टर की, तो उसमें इक्वली ही हमारी पावर डिसिपेट होगी। तो 10 वाट जो है 5 जगह डिसिपेट हो जाएगा, तो एक में 2 वाट डिसिपेट होगा, सिंपल।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि 6 लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 6 लाइट बल्ब को पैरेलल में जोड़ा है अक्रॉस 110 वोल्ट। ईच बल्ब इज रेटेड 75 वाट, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू ईच बल्ब। तो देखो P हमें पता है रेटिंग, और हमें I निकालना है, तो I इज P/V, क्योंकि P जो होता है P इक्वल टू VI के इक्वल होता है, तो I P/V, तो दोनों वैल्यू पता है। और जो 110 वोल्ट है पैरेलल में, वो सारे के सारे जो हमारे बल्ब हैं उनमें सब हर किसी में 110 वोल्ट ही जाएगी, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। ओके, पैरेलल कनेक्शन है, तो इस वजह से हमारा P/V मतलब 75/100 है, तो 0.682 एम्पियर आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, सीधे से बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं पे लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि ये है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेटवर्क व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये एमपीटी का स्टेटमेंट है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। तो सीधे से आंसर में कुछ भी नहीं करना है, एमपीटी लगा देना है। उसके बाद कर्चॉफ्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। तो कर्चॉफ के लॉ एप्लीकेबल कब नहीं होंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए हमारे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लम्प्ड के लिए होते हैं, पैसिव के लिए होते हैं और नॉन लीनियर के लिए होते हैं। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं या नेटवर्क पढ़ते हैं तो वहाँ पे पैरामीटर जो होते हैं वो लम्प्ड पैरामीटर होते हैं। और जब हम ईएमटी पढ़ते हैं, ईएमटी के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं, क्योंकि देखो उसमें बहुत लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वहाँ पे हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए कर्चॉफ लॉ हमारा काम नहीं करता है। उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि इन द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर इज। तो ये जो 10 ओम रजिस्टर है इसके थ्रू करंट क्या होगी, ये करंट हमको बतानी है। देखो ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, दो हमारे ये हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे दोनों को। यहाँ पे हम सिंपल ऐड क्या करेंगे, हम इनको केवीएल लगा देंगे दोनों में अलग अलग। देखो एक केवीएल तो हमारी इस लूप में लग रही है ये, और एक केवीएल हमारी इसमें लगा रहे हैं ये। तो पहला वाला जो केवीएल है वो ये देखो ऐसे है 20 × I1, ये 20, ये जो वैल्यू 20 वाला है इसको हमने यूज़ किया, प्लस इसमें क्योंकि दूसरा रेजिस्टेंस है। अब इस ब्रांच में करंट क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें I1 और -I2 करंट होगी इस ब्रांच में, तो उसको हमें यूज़ करना है। देखो +20 I1 - I2 इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये अपोजिट पोलरिटी का है, इसको ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो छोटा वाला ये नीचे है, ये छोटा है, मतलब नेगेटिव, इसका जो पार्ट है वो ऊपर है और इसका पॉजिटिव ऊपर है। इस वजह से अगर हम कहें, देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और आप अगर इनको ऐसे जोड़ दो तो आप क्या कहोगे, दोनों सेम पोलरिटी में है, दोनों ऐड हो रहे हैं दोनों का। अगर आप इस डायरेक्शन से चलोगे तो पॉजिटिव पोलरिटी बाद में आ रही है दोनों की, अगर इस डायरेक्शन से चल रहे हो तो इस वजह से ऐड किया। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये 300 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से सॉल्व करके एक इक्वेशन ये आई, सेम हम इधर लगा देंगे तो 10 × हमारा I2, तो ये देखो 10 × I2 + 150। और यहाँ पे क्योंकि इस लूप में, सेकंड वाले लूप में, इस पूरे लूप में केवल एक ही वोल्टेज सोर्स है, ये खासियत है। इस लूप में दो वोल्टेज सोर्स आ जा रहे थे, तो +20 I2 - I1 = 0। तो यहाँ से ये आ गए, जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट I2 की वैल्यू 0 आ जाएगी सॉल्व करके। तो यहाँ पे नन ऑफ द डीज आंसर है, क्योंकि 0 एम्पियर करंट फ्लो होगी इस 10 ओम से। इसमें इसके आगे कोई करंट जाएगी नहीं, इसी के बीच में ही करंट फ्लो होती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 30 पे आएंगे। द वैल्यू ऑफ R फॉर I = 2 एम्पेयर। I 2 एम्पेयर है, ये हमें वैल्यू R बतानी है। अगर इसमें वोल्टेज हमने निकाल लिया है इस R में, तो हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके सीधे से R निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके नहीं, V/I करके, ओके, V/I करके हम R निकाल सकते हैं। अब उस वोल्टेज को निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको A लिखा और इसी A के ऊपर हम वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने KCL लगाई, क्योंकि ये 10 एम्पेयर करंट है और ये 2 एम्पेयर है, और यहाँ पे ये V - 40 है, इस जगह के वोल्टेज को हमने V लिख लिया। देखो V लिख लिया है, तो देखो इधर से जो करंट आ रही है, इधर वाली, देखो इधर जो करंट है वो तो ये है, और इसमें जा रही है 2 एम्पेयर टोटल। तो 2 - 10 + V - 40/10, ये चीज़ हमने करी है। तो इससे हम डायरेक्ट V की वैल्यू निकाल लेंगे। 120 वोल्ट आ गया। अब जब V की वैल्यू आ गई 120 वोल्ट, तो डायरेक्ट हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। 120/2 एम्पियर करंट 60 ओम रेजिस्टेंस आ गया, तो डायरेक्ट 60 ओम रेजिस्टेंस हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो केवल ये जो A पॉइंट है, इस पर हमें क्या निकालना था, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी थी कि इस A पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा। तो ये नोडल लगाया है हमने, इसी को नोडल कहते हैं।
उसके बाद बात करते हैं 31 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर। कौन सी थ्योरम बोथ लीनियर नॉन लीनियर के एप्लीकेबल होती है? तो कोई भी एप्लीकेबल नॉन लीनियर के लिए हमारा नहीं होती है। तो ना तो सुपरपोजिशन, ना थेवेनिन, ना नॉर्टन, कोई भी नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल हमारी नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं 33 की, सोन बिलो इज अ ग्राफ ऑफ द नेटवर्क, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैश करेंट्स दैट मे बी असाइंड इन इट इज। तो ये हमें ग्राफ बता रहा है किसी नेटवर्क का, तो इसमें इंडिपेंडेंट मैश करंट कितनी असाइन होगी। देखो नोड गिनने जरूरी है यहाँ पे, तो 4 तो कॉर्नर हो गए नोड और 4 हमारे मिडिल हो गए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये नोड गिने हमने, इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने आ गए हमारे, 8 आ गए। 8 तो ये नोड की संख्या है, और यहाँ पे जो उसकी ब्रांचेस की संख्या भी गिननी जरूरी है। देखो ब्रांचेस की संख्या गिनते हैं, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 5, 6, 7, 8। 8 ब्रांच तो आपकी कॉर्नर मतलब जो स्क्वायर है उसकी आ गई, और ये 4 अंदर की आ गई, ये 4, तो 12 ब्रांच हो गई। तो 8 नोड और 12 ब्रांच। तो हम जो इंडिपेंडेंट मैश की धारा मैश की संख्या इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशंस मतलब b माइनस एन प्लस 1, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, b माइनस एन प्लस 1, तो b निकाला 12, n निकाला 8, मतलब 4 + 1 5, तो 5 आंसर होगा यहाँ पे। इंडिपेंडेंट हमें जो भी पूछा गया मैश करेंट्स, तो 5 की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको निकालने के लिए ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ थ्योरी का, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबर ऑफ नोड्स निकालने पड़ेंगे और ब्रांच निकालने पड़ेंगे, हर 2 नोड के बीच में एक ब्रांच होता है, ठीक है, ईजी है। उसके बाद आप b माइनस एन प्लस 1 फॉर्मूला लगवा देंगे, तो जो इक्वेशन हमको चाहिए इंडिपेंडेंट मैश करंट, वो हमारा आ जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, कि फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, ये फिगर है, द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स डिपेंड्स ऑन द रजिस्टर। इसमें कुछ स्टेटमेंट दी है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है, वो हमको बताना है कि कौन सा सही है। द करंट डिपेंड ऑन द रजिस्टर, तो ये जो करंट है ये रजिस्टर पर डिपेंड नहीं कर रही, तो ये तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें एक बार करंट सोर्स आ गया तो यही करंट अब फ्लो करेगी, इससे मतलब नहीं बचा। द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स डिपेंड्स ऑन द रजिस्टर, तो इस पे जो वोल्टेज होगा वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, वो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द करंट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज सोर्स। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कभी हम करंट सोर्स के संग सीरीज में वोल्टेज सोर्स को लगाते हैं तो वो वोल्टेज सोर्स किसी काम का नहीं होता, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इफ द रजिस्टर वर 0 द करंट वुड टेंड टू इन्फिनिटी, अगर ये रजिस्टर 0 हो जाता तो हमारी करंट इन्फिनिटी होती, ऐसा नहीं है, करंट सोर्स उतनी करंट देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही है। अगर हम वोल्टेज निकालें भी तो देखो क्योंकि देखो ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों चीज़ में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो वोल्टेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक बार इसमें और एक बार इसमें। अब इसमें हमने निकाल लिया क्योंकि इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो वो 2 एम्पियर इसमें भी जाएगी। तो 2 एम्पियर की वजह से और 1 ओम की वजह से सीधे से आंसर आ गया 2 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें कितना बचा 3 वोल्ट। ओके, या इसका उल्टा लगा देंगे, जब हम इसमें KVL लगाएंगे तो -5 और 2 वोल्ट भी है हमारा, और वो V0 के इक्वल हो, क्योंकि डायरेक्शन देखनी ज़रूरी होती है। हम इधर जब जा रहे हैं तो देखो इसके तो हम नेगेटिव साइड से निकल रहे हैं, ठीक है, मैं दिखाऊं, अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूँ, ठीक है, तो ये एरो इसके नेगेटिव साइड से घुस रहा है, इसके भी नेगेटिव साइड से घुस रहा है, बट इसके पॉजिटिव साइड से घुस रहा है जो इसका वोल्टेज है। तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यू लेंगे, इसको पॉजिटिव लिया, और जब इनको ऐड करेंगे तो फाइनल जो वोल्टेज आएगा इसके थ्रू वो 7 वोल्ट आएगा, ना कि 3 वोल्ट। तो 7 वोल्ट आ गया। अच्छा, ये 7 वोल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस रजिस्टर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना इसका रजिस्टर होगा उतना ही इसके थ्रू वोल्टेज होगा, तो इस वजह से हमारा सीधे से रजिस्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन था एक। उसके बाद देखते हैं 35 कि फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द फॉलोइंग इज ट्रू इन जनरल, क्या सही है। तो ये हमारा सर्किट द करंट I थ्रू R इज 0, ये जो करंट I है इस R से 0 है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। द वोल्टेजेस अक्रॉस द 2 करंट सोर्सेज आर इक्वल, तो दोनों करंट सोर्स पे वोल्टेज इक्वल होगा, तो ऐसा है, ऐसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तभी होगा जब R1 और R2 इक्वल होंगे, क्योंकि जो इनमें I1 और I2 में वोल्टेज होगा वही इन R1 R2 में होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। मतलब हमारा R1 I1 के संग पैरेलल है और R2 I2 के संग पैरेलल है, तो जो R1 R2 में वोल्टेज होंगे रेस्पेक्टिवली वही I1 और I2 में होंगे। तो R1 और R2 जब तक इक्वल नहीं होते तो फिर इनके अंदर का वोल्टेज भी नहीं इक्वल होगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद की बात कर रहा है द वोल्टेज अक्रॉस R विल टेंड टू इंक्रीज विदाउट लिमिट एज R इंक्रीजेज, तो बिना किसी लिमिट के इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा R के अक्रॉस, बिना R के बढ़े हुए तो ऐसा भी नहीं होता, ये भी गलत है।
यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि द सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड इन द प्रेजेंट केस। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम वही लगती है जहाँ पे एक से ज़्यादा हमारे सोर्सेज होते हैं, या तो वोल्टेज या करंट। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे I2 को, फिर I1 को लेके सॉल्व करेंगे, फिर हम प्लस कर देंगे, फिर हम I1 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ओपन सर्किट सॉरी करंट सोर्स है ना, तो ओपन सर्किट कर देंगे। तो एक बार इसको लेंगे और इसको, एक बार इसको लेंगे और इसको ओपन सर्किट कर देंगे, फिर अगली बार इसको लेंगे और इसको ओपन सर्किट कर देंगे, और फिर सॉल्व करके ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो वो हमें फाइनल वैल्यू दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ही सुपरपोजिशन थ्योरम लगती है। तो सीधे से केवल ये आंसर था। अब यहाँ पे आता है थेवेनिन इक्विवेलेंट हमें निकालना है। ओके, इन द नेटवर्क फिगर द थेवेनिन इक्विवेलेंट एज सीन बाय द लोड रेजिस्टेंस RL। यहाँ से अगर देखें तो क्या होगा, देखो इसको निकालने का सीधा सा तरीका है, जो अगर आप RTS निकाल रहे हो तो जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल इम्पेडेंसेस या रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर दो। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल क्या होगा, उसको शॉर्ट सर्किट बना देगा, 0 होगा। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो 4 और 12 हमारे पैरेलल में आ गए। देखो 4 और 12 हमारे पैरेलल में आ जाएंगे, तो उससे हम RTS निकाल लेंगे। तो वो हमारा कितना दे देगा, RL दे देगा 6 ओम। ओके, 4 और 12 पैरेलल में, तो 12 चौक और 16, तो 4 चौक 16 और 4। ओके, ये दे देगा 3 ओम। अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक कहाँ लग रही है क्वेश्चन में, DRDO का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एज सीन बाय द लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू हम देखेंगे, मतलब RL को ओपन कर देंगे, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। अब हमारा जो ये है इसका कोई काम नहीं बचा है, मतलब RL के थ्रू हम देख रहे हैं। तो RL के थ्रू RTS हमें क्या दिखेगा, तो उसको लिखने के लिए RL को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हम इन दोनों को देखेंगे। तो 4 ओम और 12 ओम पैरेलल में हमको दे देगा 3 ओम। इस वजह से ये ऑप्शन सही है। तो A ऑप्शन और C ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा, क्योंकि उसमें RTS 2 ओम दिया है। अब VTS निकालना है तो VTS निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मतलब VTS इन्हीं टर्मिनल पे। देखो अब मैं VTS जब निकाल रहा हूँ तो RL तो गायब हो गया, RL का मैंने वैसे भी कहा कोई काम नहीं है, ये 2 टर्मिनल है A और B। अच्छा, इनका जो VTH होगा या वोल्टेज होगा वो इसी के इक्वल होगा, मतलब सीधे से आप इस 20 वोल्ट को 2 पार्ट में डिवाइड अगर कर दो, ओके, तो आप निकाल सकते हो। तो वही चीज़ देखो हमने यहाँ पे करी है। जो VTH है वो क्या है, 12 में इसमें इंटू 20, मतलब 20 वोल्ट। अब 12 वाले में कितना जा रहा है वोल्टेज अपॉन टोटल, तो 15 वोल्ट जा रहा है। तो यहाँ से हमारा 15 वोल्ट VTH आ गया और 3 ओम हमारा RTH आ गया। तो देखो ये हमारा RTH आ गया। इस तरीके से RTH को निकालते हुए हमने इन के थ्रू निकाला, इन टर्मिनल के थ्रू। यहाँ पे RL जो 6 ओम था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट मेन इंपॉर्टेंट था। निकालते वक्त ये RL आपका किसी काम का नहीं बचेगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो इन द नेटवर्क फिगर द मैश करंट I एंड द इनपुट इम्पीडेंस सीन बाय 50 वोल्ट सोर्स रेस्पेक्टिवली R। तो 50 वोल्ट सोर्स से देखा जाए, ये सारे रेजिस्टेंस हमको दे दिए हैं, तो ये मैश करंट I हमको बताना है और इनपुट इम्पीडेंस भी बताना है। इनपुट इम्पीडेंस मतलब कि इसके थ्रू जो इम्पीडेंस होगा वो बताना है। तो ये करने के लिए पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ओके, और उसके बाद हम इस वाले लूप में जो करंट है वो हमको बतानी है। मतलब वो जो टोटल करंट है वो नहीं, टोटल करंट कहाँ फ्लो कर रही है, टोटल करंट इधर से फ्लो कर रही है, इस वाले रेजिस्टेंस में जो फ्लो कर रही है वो टोटल करंट है। तो उसको निकालने के लिए पहले हम ZI निकालेंगे। उसके लिए ये 1 + 1 है, पैरेलल में 1 के साथ है। तो ये देखो 1 + 1 पैरेलल 1 ये चीज़ है। तो 1 + 1 पैरेलल 1 ये हमें यूज़ करना है। उसके 1 + 1 पैरेलल 1 उस तरीके से। तो 2 हमें करना है ये इस तरीके से बात करते हैं कि ये 2 पैरेलल 1 है पहले। तो 2 पैरेलल 1 क्या बना देगा, हमें 2/3 बना देगा। फिर हमारा 2/3 किसके साथ है, 1 के संग प्लस हो रहा है। ये देखो 2/3 + 1। फिर वो पैरेलल है हमारा 1 और +1 उसमें फाइनल कर देना है। मतलब अब इस 2/3 को पैरेलल करना है 1 के संग, और फिर बाद में हमें 1 ऐड करना है, जो ये जो फाइनल वाला 1 है ये वाला, ये चीज़ है। तो 2/3 पैरेलल 1 क्या बना देगा हमें, 5/8। 2/3 पैरेलल 1 को आप सॉल्व करके देखो तो 5/8 बनाएगा, और फिर हमें फाइनल 1 ऐड कर देना है। तो इससे हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो 13/8 ओम आ गया टोटल। 13/8 ओम की मदद से अब हम ये I' निकाल लेंगे जो इस वाले 1 ओम रेजिस्टेंस में है, जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है। सो टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 13/8, तो ये आ गया 400/13 हमारा आ गया। अब देखो इसमें आंसर में देखेंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस निकालना है 13/8 दो जगह है, तो हमारा A और C ऑप्शन तो गलत हो गए।
ए और सी ऑप्शन तो गलत हो गए। अब या तो ये हो सकता है, यही अभी करंट से पता चलेगा कि कौन सा होगा। अब टोटल करंट भी आ गई, इधर देखो टोटल करंट आ गई हमारी 400/13। अब ये 400/13 इसमें डिवाइड हो जाएगी, एक तो इस वाली ब्रांच में जो भी होगी, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस की वो पर्टिकुलरली बात कर रहा है, और आगे इसमें डिवाइड हो जाएगी। अब केवल अगर इतने की बात करें, ये कितना है, ये 1 + 1 2 और 1 2/3 + 1, तो ये हमारा कितना आ रहा है, देखो ये 1 + 1 दे रहा है 2 ओम, फिर ये पैरेलल में 2 + 1 ये दे देगा कितना हमारा 2/3, और फिर उसके संग सीरीज में 1, तो ये कितना दे देगा हमारा 5/3। तो 5/3। अब ये जो करंट है देखो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं बस। ये जो 40/3 है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये करंट 400/13 सॉरी, यहाँ एम्पेयर करंट जा रही है। अब वो दो उसमें बटेगी, एक तो इसमें और एक इस पूरे उसमें। अब ये पूरा है 5/3 ओम और ये है 1 ओम, मतलब हमें 1 ओम में निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 400/13 को 1 में निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 और अपॉन टोटल, टोटल क्या है 1 + 5/3, तो इससे हमारा वैल्यू निकल आएगी। तो इससे हम जब सॉल्व, यही वैल्यू देखो, ये यही वैल्यू है सेम, 1 × 400/13 अपॉन 1 + 5/3 सॉल्व करेंगे तो 150/3 एम्पेयर आ जाएगा। तो इस ये जो वाली जो करंट है इस ब्रांच में जो फ्लो कर रही है वो 150/3 एम्पेयर हमारी करंट है। तो ये हमको बतानी है, ओके। पर अगर फाइनली देखें तो, क्योंकि वो करंट डिवीजन रूल में हमारा जो मल्टीप्लाई होता है टोटल करंट के साथ, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1, मतलब अपोजिट वाला मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब कि ये जो करंट इसमें जा रही है, इस पूरे लूप में जा रही है, वो है हमारी 150/3 एम्पेयर, ना कि इस 1 ओम में जा रही है। तो इसमें हमारा इसका आधा जाएगा, 400/13 - 150/13 मतलब 250/13, मतलब इसके अंदर हमारा 250/13 एम्पेयर करंट जाएगी, और इधर हमारी जाएगी, ये जाएगी, ये हमारी कितनी है 150/13, इस तरीके से है। तो यह आंसर 150/13 और 13/8 यह आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, DRDO का क्वेश्चन है, ठीक है, 209 का, कि I निकालना है। अब एक करंट सोर्स ये है, एक करंट सोर्स ये है, बाकी रजिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें साफ दिख रहा है कि इनका हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। और ये बीच वाला जो 2 ओम है, इसी के अंदर से जो करंट जा रही है वही I है, तो ये अपनी जगह एज इट इज रहेगा। देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये क्या बन गया 4 वोल्ट, ये क्या बन गया 1 वोल्ट, और ये तीनों सीरीज में आ गए। तो टोटल जो करंट निकलेगी तो 4 - 1 और तीनों अपॉन 6, तो 3/6 मतलब 0.5 एम्पेयर, तो वही 0.5 एम्पेयर बीच से जा रही है, तो वही 0.5 एम्पेयर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सीधे से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, वरना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि भाई इन द गिवन फिगर्स सो द वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स हमें बताना है क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, मेनली ये पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन में जो डिलीवर एब्जॉर्ब करके दो ऑप्शन है, 2 डिलीवर के 2 एब्जॉर्ब के। तो हमें पहले तो ये बताने कि डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कितना कर रहा है ये हमको बताना है। तो वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, तो अगर हम ये करंट निकाल लेंगे I, ये जो करंट है, तो उस I की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, कितना हमारा ये डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, देखो फाइनली हमने वही किया, हम पीछे से उल्टा करके सॉल्व करते हैं। हमने I निकाली जो क्या है 5 एम्पेयर, तो जो ये क्या हो गया P = V × I, और इससे हमारा आ गया 100 वॉट। तो 100 वॉट ये हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों, क्योंकि I जो है वो इसके अंदर जा रही है। ओके, इसके अंदर जा रही है, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। I की डायरेक्शन हमारी ये है, तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और कितना 20 × 5 एम्पेयर, ये करंट 5 एम्पेयर। अब ये I करंट निकालना ही मेन चीज़ है यहाँ पे। देखो एक तो ये करंट है, एक इधर अपना अलग I जा रही है और एक इसके थ्रू जाएगी, तो यहाँ पे नोडल लगाएंगे पॉइंट A पे। यहाँ पे मेन चीज़ नोडल लगाना ही है। देखो KCL लगाना है A पे, इस पर हमने KCL लगाई, तो Vx - 20/1, तो ये वाला आ गया, ये इसको Vx मान लिया। देखो Vx इस 10 ओम पे Vx है, तो इस A पे भी Vx ही होगा। यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि इस A पे भी जो वोल्टेज होगा वो Vx ही होगा। तो Vx - 20/1, फिर सीधे से Vx/10, और ये करंट की वैल्यू भी दी है इन द फॉर्म ऑफ Vx, तो 0.3 Vx = 0। यहाँ से हम डायरेक्ट Vx निकाल सकते हैं सॉल्व करके, तो Vx यहाँ से आ गया 200/8, मतलब 25 वोल्ट। अगर Vx आ गया तो करंट निकाल सकते हैं,
करंट को इस वाली ब्रांच में कितनी करंट थी, Vx माइनस 20/1। देखो Vx मतलब 25 माइनस 20/1, तो ये कितना आ गया हमारा 5 एम्पेयर आ गया। तो देखो यहीं से हमने करंट निकाली है। तो देखो यहाँ कॉन्सेप्ट कितने लगे हैं, नोडल का कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगा है सिंपल से, और नोडल में भी ये कॉन्सेप्ट लगा है कि ये जो, अगर मैं सारी चीज़ें हटाऊँ फिर मैं बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात, कि ये जो वोल्टेज है ये जो दिख रहा है ये वाला वोल्टेज, यही वोल्टेज इस पॉइंट ए पे भी होगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है समझना, तब ये नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। इसी वजह से ये जो पॉइंट है ये वाला, ये Vx/10 इस ब्रांच की जो करंट है इस ब्रांच की, वो सीधे से Vx/10 हमने लिख दिया नोडल लगाते वक्त। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यही वाला क्वेश्चन है। पहले देख लेते हैं 41। नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, मतलब 6 ओम में कितनी हमारी करंट फ्लो कर रही है वो हमको बताना है। उसको फ्लो कराने के लिए हमें पहले टोटल करंट निकालनी पड़ेगी। देखो 6 + 2 8, और 8 और 2 हमारा कितना दे देगा वो हमें निकालना है पैरेलल में। तो 8 और 2 पैरेलल में वो सॉल्व कर लेते हैं, 8 और 2 और 8 + 2, तो ये हमारा आ गया 8/5। तो 8 देखो ये 8/5, फिर हमें ये 2 ओम सीरीज में कर देना है इसके, 8/5 + 2 18/5 आ गया। ये देखो मैंने पेंसिल से निकाला है, 18/5 टोटल हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब आई टोटल निकालनी है तो वो हमारा 10/18/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 25/9 एम्पेयर आ गई। तो 25/9 एम्पेयर टोटल हमारी करंट आ गई टोटल। अब वो हमारी 2 हिस्सों में बटेगी। ये जो करंट इधर से जा रही है, एक इसमें जाएगी एक इसमें जाएगी। तो देखो ये 2 है ये 8 है, अगर हमको जो 6 ओम में जाएगी वही हमारा 2 ओम में जाएगी। तो अबे 6 ओम में जो हमें करंट निकालनी है तो वो हमें एक्चुअली इस पूरे सीरीज़ में 8 ओम में निकालनी है। एक्चुअल में बात ये है कि इसमें हम पूरे में अगर 8 ओम में करंट निकाल लेंगे तो वो 2 ओम में निकल आएगी। इस पूरे 8 ओम वाले उसमें निकालनी है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने टोटल करंट निकाली 25/9, उसको अपोजिट से मल्टीप्लाई करो। आपको इस 8 में निकालनी है तो आप उल्टे वाले 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को 8 और 2 को ऐड कर दो। ये हमको फाइनल वैल्यू देगा करंट की। देखो ये 5 ये 5, तो ये कितना दे रहा है 5/9। तो 5/9 हमको क्या दे रहा है 0.55 एम्पेयर। इसको सॉल्व करके जब निकालेंगे तो 0.55 एम्पेयर ही आएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, टोटल करंट अगर हमें निकालनी है इस वाले, देखो थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं। ये जो करंट इधर से फ्लो हो रही है, अगर मैं इसको शो करूँ, एक तो ये इसमें जाएगी करंट एक पार्ट, एक ये पूरे इसमें जाएगी करंट ये, तो ये 2 पार्ट में बटेगी। तो ये जो ग्रीन वाली करंट है वो येलो और रेड वाले में बट रही है। अब उसको निकालने के लिए अगर हमें इस येलो वाले में निकालना है तो टोटल करंट लिखेंगे और उसमें रेड अपोजिट वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 6 और ये 8 और 2, यही चीज़ करिए। देखो 25/9 × 2 अपॉन टोटल 10, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। इससे निकल के आ रहा है 0.55 एम्पेयर। तो ये सॉल्व हो के आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट की बात हो रही है, कैसे फाइंड करेंगे। उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे भी क्वेश्चन है, ये DRDO का क्वेश्चन है। ओके, कि इन सीमेंस विद नॉर्टन इक्विवेलेंट एडमिटेंस हमको यहाँ पे बताना है विद रेस्पेक्ट टू टर्मिनल्स AB, इस AB टर्मिनल के रेस्पेक्ट में सोन इन द सर्किट बिलो। तो ये हमारा क्या है, करंट है 2∠45 एम्पेयर। इसके अंदर रेजिस्टेंस है पैरेलल में I1 जाएगा, उसके पैरेलल में इंडक्टेंस है, और यहाँ पे फिर हमारा वोल्टेज सोर्स है I1 के ही रेस्पेक्ट में, यहाँ हमको बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि तो मिलनी यहाँ पे हमें कैसे नॉर्टन थ्योरम लगानी चाहिए वो भी सीखने को मिलेगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब आप नॉर्टन थ्योरम में RN या RTH को निकालते हैं तो आप वही सेम चीज़ करते हैं कि सारे जो करंट और वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंसेस से रिप्लेस करते हैं। ओके, पर केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज को, नॉट डिपेंडेंट सोर्सेज को, मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ। देखो ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये इस I1 पे डिपेंड कर रहा है, ये सोर्स जो वोल्टेज सोर्स है ये, तो इसको ये I1 पे डिपेंड कर रहा है, इसको नहीं करेंगे। तो जब भी नॉर्टन या हम थेवेनिन लगाते हैं तो डिपेंडेंट सोर्सेज को रिप्लेस नहीं करते हैं। अब ये जो हमारा जो करंट सोर्स है ये वाला, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। देखो ये ओपन सर्किट किया मैंने लिखा है अलग से, और इसको सॉल्व करते हुए आप क्या लगाएंगे कि आप एक यहाँ पे खुद से मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे 1 एम्पेयर का वोल्टेज करंट सोर्स लगाया हमारा। ओके, तो ये चीज़ मान लेते हैं। थेवेनिन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पे मानते हैं और बहुत ही सिंपल वैल्यू 1 एम्पेयर मानते हैं। अब इस 1 एम्पेयर के अराउंड हम किस KCL लगाएंगे, इस नोड पे A नोड है। तो देखो 1 एम्पेयर तो इधर से जा रहा है, इस V/2, ये इस V/2 के इक्वल है, ये जो करंट I1 है, प्लस V/1,
तो एक ये v अपॉन 1j है हो गया। ओके, तो ये हमारा वैल्यू हो गई। तो v अपॉन 2 ये, और इधर क्योंकि इधर से तो क्या जा रहा है, देखो येलो वाला तो ये है 1 एम्पेयर, और एक हमारा ये नीला नीला है जो ये v अपॉन 1 है 1j है, और एक हमारा ये जो v अपॉन 2 है। तो ये येलो वाला दो उसमें बढ़ जा रहा है, दो पार्ट में। ओके, तो इस तरीके से v की वैल्यू आ गई 2j अपॉन 2 प्लस j। अब 1 एम्पियर की जो करंट सोर्स है उसकी दूसरी वैल्यू भी है कि v इक्वल टू वी प्लस 3j के भी इक्वल है। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि ये जो ये तो हमने v निकाल लिया। ओके, v जो नोड a पे वोल्टेज है वो निकाल लिया, ये नोड a पे जो वोल्टेज है ये निकाल लिया। अब टोटल अगर बात करेंगे वोल्टेज की इसके अराउंड, तो वो v के इक्वल होगा प्लस 3i1 के इक्वल होगा जो इसका वोल्टेज है 3i1 और ये v, तो v प्लस 3i1। ओके, अगर 1 एम्पेयर धारा स्रोत के सापेक्ष वोल्टेज मतलब इसके अराउंड वोल्टेज की बात करते हैं, इसके 1 एम्पेयर ये जो है इसके अराउंड, तो एक तो ये वोल्टेज हो गया, एक ये वोल्टेज हो गया। अब ये 3i1, तो देखो v तो 2j अपॉन 2 प्लस j, ये i1 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। i1 क्या है, जो ये करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसको निकालने के लिए वो j अपॉन 2 प्लस जे आ गई और उसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 3j अपॉन 2 प्लस जे सेम आ गया, तो ये 5j अपॉन 2 प्लस जे बन गया। मतलब ये वोल्टेज निकला है किसके, जो हमने 1 एम्पेयर एज्यूम किया सोर्स उसके अक्रॉस। अब इसके अक्रॉस जब हमने ये वोल्टेज निकाला तो हम करंट निकाल लेंगे, तो जो वोल्टेज निकाला है वही सेम वैल्यू रेजिस्टेंस की हो जाती है, क्योंकि करंट तो 1 एम्पेयर हमने एज्यूम करी थी, तो Z इज V बाई आई, तो Z हमारा 5j अपॉन 2 प्लस जे आ गया ये वैल्यू। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो y जो है एडमिटेंस वो 1 अपॉन 5j प्लस 2 प्लस जे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 माइनस 4j, तो ये आ गया। इसको जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस j अपॉन 5j, है ना, तो ये क्या बन गया 2 बाई 5j नीचे प्लस हमारा 1 अपॉन 5, तो ये 1 अपॉन 5 बन गया 0.2, और इसमें ये क्या बन जाएगा माइनस 0.4j यहाँ से। ओके, ये जो 1 अपॉन 5 है ये तो बन गया 0.2, और ये जो है ये बन गया, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे आंसर में आ गई ये 0.2 माइनस j 0.4। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, बेसिक सी, हमने एक करंट सोर्स अज्यूम किया ये 1 एम्पेयर का, ठीक है। अब इस करंट सोर्स के अराउंड में हमें एक्चुअली में सॉल्व करके क्या लाना है, हमें इसके अराउंड वोल्टेज लाना है। अगर हमने वोल्टेज ले आए तो वोल्टेज और करंट से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करके एडमिटेंस निकाल लेंगे। तो एक्चुअली में इसके अराउंड वोल्टेज लाना था, उसके लिए हमें ये वोल्टेज निकालना पड़ेगा जो V है। अब ये वोल्टेज आ जाएगा तो उसमें से इसका वोल्टेज घटा के तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। तो पहले V निकाला जो हमने KCL से, ये निकाला V 2G अपॉन 2 प्लस जे, फिर हमने इस 1 एम्पेयर में वोल्टेज निकाला जो इस V प्लस 3i1 के इक्वल है। मतलब ये दोनों वोल्टेज को जब ऐड कर देंगे, देखो ये V और इसको जब ऐड कर देंगे, ये भी वोल्टेज है 3i1, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको जो ऐड कर देंगे तो वो वोल्टेज होगा जो इस 1 एम्पेयर के अराउंड है। इनको ऐड कर दिया, i1 हमें निकालना पड़ेगा जो कि j अपॉन 2 प्लस जे के इक्वल है, तो इनको ऐड करके जो आया उससे z निकाला और z से y निकाल लिया जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, DRDO का क्वेश्चन था 2009 का। उसके बाद ये क्वेश्चन तो कर ही लिया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 42 पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट होकर आ जाता है। रेजिस्टेंसेस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B हमें निकालना है। देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप पॉइंट्स को पकड़ो और उनको लिख दो। जैसे कि ये देखो यहाँ पे तो A और B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो देखो ये पॉइंट A है और फिर से ये पॉइंट B है। तो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक पॉइंट आप A बनाओ, एक पॉइंट B बनाओ, और जो भी पॉइंट C और D की ज़रूरत पड़ेगी उनको बना लो। ये D है, ये A है, ये B है, ये C है। तो A से C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसी तरीके से B से C के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये देखो। उसके बाद C से और ये D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, C और D के बीच में, ये हो गया। और 4 रेजिस्टेंसेज हैं, एक B और D के बीच में रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस आ गए। तो अब हमें कुछ इसके बीच में बनाना है। तो देखो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए, सीरीज़ के हो गए, R और R, फिर इसके संग पैरेलल में, फिर सीरीज़ में। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो देखो इसको करते हैं, ये दोनों सीरीज़ में 2R, ये R के संग हमारे पैरेलल में और फिर R सीरीज़ में, ये देखो। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ तो सही है कि ये दोनों सीरीज़ में है और इसके संग ये पैरेलल में। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये दोनों सीरीज़ में दिख रहे हैं आपको, क्योंकि हमें A और B के बीच में निकालना है। ये मान लो B है,
तो ये दोनों सीरीज़ में, ये इसके संग पैरेलल में, फिर ये सीरीज़ में, बट यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। थोड़ी सी गलती क्या है वो देखते हैं। ये तो पॉइंट ए है, ओके, और यहाँ पे इनके बीच में भी रेजिस्टेंस है एक, ये पॉइंट ए है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप ये देखो, ये डी पॉइंट ही ए पॉइंट है, मतलब डी पॉइंट ही ए पॉइंट है जो इसको शॉर्ट सर्किट किया है। यहाँ से बहुत मामला बदल जा रहा है, मतलब ये जो ए पॉइंट है वो ही डी पॉइंट है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से है, ओके, तो ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से है। देखो ये ए और बी दिख रहा है आपको, ये ए है ये पॉइंट, ये बी पॉइंट है। तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस हमारा बी और डी के बीच में, मतलब वो बी और ए के बीच में ही है क्योंकि डी इजकल टू ए। और एक जो रेजिस्टेंस सी और इसके बीच में है, सी और डी के बीच में है, तो वो भी सी और ए के बीच में ही हो गया। तो ये देखो ये है। अब सबसे पहले जब करेंगे तो ये दोनों हम निकालेंगे पैरेलल में, जो कि दे देगा R/2, उसके संग R सीरीज में जो कि दे देगा ये देखो ये यहाँ पे दे रहा है R/2 दिया, फिर 3R/2 दिया, और फिर से उसके संग पैरेलल में R, फिर से इसके संग पैरेलल में R। तो जब इसके संग भी ये 3R/2 पैरेलल में R, तो मल्टीप्लाई R अपॉन इनका सम, तो टोटल आ गया 3R/5। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3R/5। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि ये जो ए पॉइंट है यही हमारा डी पॉइंट है, डी और ए पॉइंट सेम है, ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। इस तरीके से पॉइंट्स, आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पॉइंट्स अज्यूम करो और उनको इधर इधर कहीं भी ड्रॉ कर लो, फिर देखो किससे क्या जुड़ रहा है एक्चुअली में। इस फिगर में आपको एक्चुअल चीज़ नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये लेते हैं 43 भाई कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL टू विच मैक्सिमम पावर में बी ट्रांसफर्ड। तो मैक्सिमम पावर की बात आई है तो RL किसके इक्वल हो गया, जो सोर्स रेजिस्टेंस है इसके इक्वल है। ये देखो RS इक्वल टू RL, तो RL को निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा और उसके लिए इसको आपको शॉर्ट सर्किट कर देना पड़ेगा। इसको आप शॉर्ट सर्किट कर दो, तो देखो यही चीज़ करिए, इसको शॉर्ट सर्किट करके ये क्या दिख रहा है, दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है। तो देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 40 और 20 पैरेलल में है, फिर प्लस ये 60 सीरीज में। देखो 40 × 20 अपॉन इनका सम 60। तो देखो ये क्या आ गया हमारा 40/3 आ गया। 40/3 प्लस 60 करेंगे, 40/3 प्लस 60, तो ये क्या कर देगा हमारा 220/3 दे देगा। तो ये 220/3 दे रहा है। 220/3 हमारा किसके इक्वल है, 73.33 के इक्वल है, इस वजह से 73.33। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, RL को RS की इक्वल निकालना था, और RS को निकालने के लिए हमें जो वोल्टेज या करंट सोर्सेज है उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है, या तो शॉर्ट सर्किट या तो ओपन सर्किट। वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट को ओपन सर्किट करते हैं हम। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 44 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन द सर्किट। इस सर्किट में I की वैल्यू बतानी है, I मतलब इस वाले उसमें जो जा रहा है, ओके। यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रही है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे सॉल्व करना मुश्किल है, इधर एक वोल्टेज सोर्स है, इधर एक करंट सोर्स है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये क्या दे देगा 3/6, मतलब 0.5 एम्पेयर करंट दे देगा। उसके संग पैरेलल में 6 एम्पेयर, और पैरेलल में 6 ओम, और पैरेलल में 9 ओम, और ये 2 एम्पेयर। तो अब ये 2 एम्पेयर और ये 0.5 एम्पेयर क्योंकि पैरेलल में है तो इनको एक साथ हम लिख सकते हैं, जो कि आ गया 2.5 एम्पेयर, और ये 6 और ये 9। अब इस 6 के अराउंड ये 2.5 एम्पेयर कितनी करंट भेज रहा है, बस ये हमें बताना है। देखो क्वेश्चन कितना ईजी बन गया। एक ये 2 एम्पेयर था, एक यहाँ से वो करंट सोर्स निकाला, अब ये नीले नीले को जोड़ के एक बना दिया। अब जो करंट है इन दोनों की मिलकर 2.5 एम्पेयर आ गई, वो वही 6 ओम में भी जाएगी और वही हमारा 9 ओम में भी जाएगी, पर डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 और 9 ओम हमारे दोनों पैरेलल है, ओके। तो अब 6 ओम में कितनी जा रही है वो हमको बतानी है, तो 2.5 × 6 अपॉन टोटल 15, तो 1 एम्पेयर जा रही है। तो सॉरी 9 ओम में कितनी जा रही है, उसके लिए अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं ना, याद है ना, जब हम वोल्टेज डिवीजन करते हैं तो सेम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, और करंट डिवीजन करते हैं तो अपोजिट से। मतलब अगर आपको, मैं ये रेड लेता हूँ, अगर आपको इस 9 ओम में करंट चाहिए तो टोटल करंट में आप 6 ओम को मल्टीप्लाई करो और टोटल रेजिस्टेंस से 6 + 9 15 से डिवाइड कर दो, तो 1 एम्पेयर हमारा करंट आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद बात आती है 45 में, द करंट इन द R = 10 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट बिलो इज। तो सिंपल से 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी वो हमको बतानी है। ये वाला R = 10 ओम है,
ये क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ करिए, वोल्टेज और करंट ट्रांसफॉर्मेशन किया है। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये हमारा क्या बना देगा 20/10 मतलब 2 एम्पेयर, ये 10/2 मतलब ये हमारा 0.2 एम्पेयर बनाएगा। सॉरी 10/2 बनाएगा ना। हम जब आई बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं V/R, तो इसका जब करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और इसका करेंगे तो ये हमारा 10/2 मतलब 5 एम्पेयर बना देगा। तो ये 2 एम्पेयर, ये 5 एम्पेयर। अब जो सेम प्रोसेस हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि इनको एक साथ लिख लेंगे, तो ये 7 एम्पेयर आ गया। अब आप किसी में भी पूछ लो, अब ये 7 एम्पेयर आ गया, तो ये जो 10 ओम है इसके अराउंड हमें बताना है, वो हम बता सकते हैं। देखो 3 रेजिस्टेंस आए हमारे, 10, 10 और 2, इनको टोटल जोड़ लो। तो इस 10 के अलावा इनको एक साथ कर दो, ये 10 और 2 को एक साथ कर दो, ये 20/12 आ गया। अब तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में बचे, एक तो ये 10, 2 एक साथ, एक जिसमें हमको निकलना था वो वाला 10। तो अब इस 7 एम्पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दो में। जब इनमें दो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 7 को अगर इस 10 में निकालना है तो आप मल्टीप्लाई 20/2 करोगे। देखो वही किया, 7 × 20/12 अपॉन 20/12 + 10। इसको सॉल्व करके 1 एम्पेयर इसका भी आंसर आ रहा है। जैसा ऊपर वाले का 1 एम्पेयर था, इसका भी 1 एम्पेयर आंसर आ रहा है। तो वोल्टेज और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के भी क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, काफ़ी सारे। ओके, तो क्वेश्चन 45 तक यहाँ पे एंड करते हैं। 46 से नेक्स्ट में देखेंगे।